हम सब ने ये फिल्मों में देखा है और शायद असल जिंदगी में भी सुना होगा। कोर्ट में वकील चिल्लाकर कहता है, जज साहब, क्या ये आपके हस्ताक्षर हैं? और जैसे ही जवाब हाँ में आता है, लगता है बस केस खत्म। बिल्कुल। दस्तावेज सच मान लिया गया, बात पक्की हो गई। और यही यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हजारों कानूनी मामलों को उलझा देती है। लोगों को लगता है कि हस्ताक्षर एक ब्रह्मास्त्र है, चला दिया तो बस जीत पक्की। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? क्या एक स्याही का निशान किसी दस्तावेज की पूरी कहानी बयां कर सकता है? नहीं कर सकता। आज हमें जो स्रोत मिले हैं वो इसी सवाल की जड़ तक जाते हैं। वो बताते हैं कि कानून की दुनिया में किसी के दस्तखत मान लेने और उस दस्तावेज के साबित होने के बीच मीलों का फासला है। बिल्कुल। तो चलिए इस फासले को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बेहद जरूरी कानूनी बारीकी है जिसकी नींव सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर टिकी है। नर्मदा देवी गुप्ता बनाम वीरेंद्र कुमार जायसवाल। यहीं से शुरू करते। मेरा पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मैं अदालत में खड़े होकर ये मान लो कि हाँ, ये मेरे ही हस्ताक्षर है, तो अदालत फिर भी उस पूरे कागज को सच क्यों नहीं मान लेती? सही। मेरा ही दस्तखत है, मेरी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमारे साक्ष्य कानून यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में कई परतों में छिपा है। अच्छा। पहली और सबसे बुनियादी परत है धारा 67। ये धारा कहती है कि किसी दस्तावेज पर सिर्फ हस्ताक्षर दिखा देना काफी नहीं है। हस्ताक्षर है तो फिर उसे अलग से साबित करने की क्या जरूरत है? आपकी बात सही है, अगर आप खुद मान रहे हैं तो वो हिस्सा आसान हो जाता है, लेकिन सोचिए अगर आप वहां नहीं हैं या आप मुकर जाएं अच्छा। या किसी और के हस्ताक्षर साबित करने हो, तब अदालत को सबूत चाहिए। हो सकता है किसी गवाह को बुलाना पड़े जो आपके हस्ताक्षर पहचानता हो, या फिर किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय लेनी पड़े। समझ गई। तो कानून का पहला कदम ही ये है कि हस्ताक्षर को हवा में नहीं माना जाता, उसे एक तथ्य की तरह स्थापित किया जाता है। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है। एग्जैक्टली। ये धोखाधड़ी के खिलाफ पहली दीवार है। लेकिन मेरे वाले मामले में जहां मैंने मान लिया है कि दस्तखत मिले हैं, वहां क्या दिक्कत है? यहां से दूसरी और ज्यादा गहरी परत सामने आती है। कानून कहता है कि हस्ताक्षर और दस्तावेज के अंदर लिखी बातें ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। आपका हस्ताक्षर सिर्फ ये साबित करता है कि आपने उस कागज पर कलम चलाई। ये बिल्कुल साबित नहीं करता कि आपने अंदर लिखे 5, 10 या 50 पन्ने पढ़े थे, उन्हें समझा था। और आप उन सभी शर्तों से पूरी तरह सहमत थीं? बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक तरह का बचाव का रास्ता है कि मैंने साइन तो कर दिया पर मुझे पता नहीं था कि मैं किस चीज पर साइन कर रही हूँ। बिल्कुल। सोचिए किसी ने आपसे एक खाली कागज पर साइन करवा लिए और बाद में उस पर एक कर्ज का एग्रीमेंट टाइप कर दिया। हाँ, ये तो हो सकता है। या किसी ने प्रॉपर्टी के कागजों के बीच चुपके से एक पन्ना और डाल दिया जिस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए अदालत हमेशा ये सवाल पूछती है, क्या हस्ताक्षर स्वतंत्र इच्छा माने फ्री विल और पूरी समझ माने फुल कंसेंट के साथ किए गए थे? और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होंगी जहां अदालतें और भी ज्यादा चौकन्नी हो जाती होंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कानून की भाषा में इन्हें संदिग्ध परिस्थितियां या सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस कहते हैं। जैसे कि? मान लीजिए दस्तखत करने वाला कोई 90 साल का बुजुर्ग है जो ठीक से देख सुन नहीं सकता, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है और किसी चालाक रिश्तेदार ने उससे अंगूठा लगवा लिया। या कोई महिला जो कहती है कि उस पे बंदूक रखकर दस्तखत करवाए गए। बिल्कुल। ऐसे मामलों में अदालत सिर्फ हस्ताक्षर देकर आगे नहीं बढ़ सकती, उसे यह तसल्ली करनी पड़ती है कि उस व्यक्ति के पास स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने और फैसला लेने की क्षमता थी भी या नहीं। ये तो बहुत जरूरी बात है, खासकर हमारे समाज में जहाँ बहुत से लोग कानूनी दस्तावेजों को पूरी तरह नहीं समझ पाते। जी, और एक चौथा कारण भी है जो कुछ खास दस्तावेजों पर लागू होता है। खास दस्तावेज? जैसे कि वसीयत, विल या कुछ ऐसे अग्रीमेंट जिनकी रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होता है। इनके लिए कानून और भी ज्यादा सख्त हैं। अच्छा। दस्तावेजों को साबित करने के लिए सिर्फ हस्ताक्षर करने वाले का मान लेना काफी नहीं है, आपको कम से कम एक अटेस्टिंग गवाह को अदालत में पेश करना होगा। अटेस्टिंग गवाह मतलब वो व्यक्ति जिसने हस्ताक्षर होते हुए देखे थे? हाँ, वो गवाह जो अदालत में आकर कसम खाकर कहेगा, जी जज साहब, ये दस्तखत मेरे सामने हुए थे और उस समय हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से होशो हवास में था। वसीयत के मामले में ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है ताकि मरने वाले की संपत्ति पर कोई फर्जी दावा ना कर सके। तो आप देख सकते हैं कि एक हस्ताक्षर से कहानी बस शुरू होती है, खत्म नहीं। बिल्कुल। ठीक है, अब ये तस्वीर साफ हो रही है कि सिर्फ हस्ताक्षर काफी क्यों नहीं है। तो फिर
किसी दस्तावेज को कानूनी तौर पर 100% पुख्ता या जैसा कि आपने कहा सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारे स्रोतों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक तरह की चेकलिस्ट या 4 मानक तय किए हैं। बिल्कुल, इन्हें हम दस्तावेज को साबित करने के 4 स्तंभ कह सकते हैं। 4 स्तंभ? हाँ, अगर किसी दस्तावेज को इन चारों स्तंभों पर परखा जाए और वो खरा उतरे, तभी अदालत उसे सिद्ध मानेगी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है निष्पादन, यानी एग्जीक्यूशन। निष्पादन, जैसा कि हम अब तक समझ चुके हैं, इसका मतलब सिर्फ पेन चलाना तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, इसका कानूनी मतलब बहुत गहरा है। निष्पादन का मतलब है क्या हस्ताक्षर स्वेच्छा से, यानी अपनी मर्जी से किए गए? हाँ। क्या कोई डर, दबाव या धोखा तो नहीं था? और सबसे जरूरी, क्या हस्ताक्षर करने वाले को दस्तावेज की सामग्री, उसके अंदर लिखी एक एक बात की पूरी जानकारी और समझ थी? इसे इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन कहते हैं। इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन मतलब दिमाग भी हाजिर होना चाहिए। हाँ, अदालत ये सुनिश्चित करना चाहती है कि दस्तखत करने वाले का दिमाग और दिल दोनों उस वक्त वहां मौजूद थे। इसीलिए अक्सर लोग कोर्ट में ये दलील देते हैं कि साहब मैंने साइन तो किया, पर मुझे तो बताया गया था कि ये तो बस एक मामूली अर्जी है, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर मेरी पूरी जमीन का सौदा लिखा है। एकदम सटीक। ये दलील असल में इसी निष्पादन वाले स्तंभ पर हमला होती है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, वो है निर्माण, यानी क्रिएशन। क्रिएशन। ये भी बहुत दिलचस्प है। अदालत ये जानना चाहेगी कि ये दस्तावेज आखिर बनाया किसने? क्या किसी टाइपिस्ट ने, किसी वकील ने, या खुद किसी पार्टी ने? हाँ, और किसके कहने पर बनाया? क्या उसमें लिखी शर्तें दोनों पक्षों से पूछकर तय की गई थीं, या किसी एक पक्ष ने अपनी मर्जी से सब कुछ लिखवा लिया? अच्छा, मतलब दस्तावेज का लेखक कौन है और उसकी नीयत क्या थी, ये भी मायने रखता है। बहुत ज्यादा। अगर ये साबित हो जाए कि दस्तावेज एक तरफा तरीके से और दूसरे पक्ष को अंधेरे में रखकर बनाया गया था, तो वो बहुत कमजोर हो जाता है। अब तीसरा स्तंभ है अधिकार क्षेत्र, यानी अथॉरिटी। ये खास तौर पर सरकारी या आधिकारिक दस्तावेजों के लिए बहुत जरूरी है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपके पास नगर निगम का जारी किया हुआ एक जन्म प्रमाण पत्र है। ठीक है। अदालत ये देखेगी कि क्या जिस अधिकारी ने उस पर मोहर लगाकर हस्ताक्षर किए हैं, उसके पास जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का कानूनी अधिकार था भी या नहीं। अच्छा। अगर कल को सड़क पर बैठा कोई क्लर्क ऐसा सर्टिफिकेट जारी कर दे, तो उसके हस्ताक्षर और मोहर की कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास वो अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब तक 3 स्तंभ हुए: हस्ताक्षर करने वाले की मानसिक स्थिति, दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया और जारी करने वाले का अधिकार। चौथा और आखिरी स्तंभ क्या है? चौथा स्तंभ है साक्ष्य अधिनियम की औपचारिकताएं। ओके। इसे आप दस्तावेज का फाइनल एग्जाम समझ सकते हैं। इसमें कई तकनीकी चीजें देखी जाती हैं, जैसे क्या अदालत में दस्तावेज की मूल प्रति, मतलब ओरिजिनल कॉपी पेश की गई है? अगर नहीं, तो फोटोकॉपी क्यों पेश की गई? और क्या उसका कोई कानूनी आधार है? जी। गवाहों ने दस्तावेज के पक्ष में कैसी गवाही दी? और सबसे बड़ी परीक्षा, क्या वो दस्तावेज और उससे जुड़े गवाह जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन की कसौटी पर टिक पाए? जिरह यानी जब विरोधी पक्ष का वकील सवालों की बौछार करता है। जी, जब विरोधी वकील तीखे सवाल पूछता है, तो क्या कहानी मजबूत बनी रहती है या ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है? सही बात है। अगर गवाह अपने बयानों में उलझ जाए या दस्तावेज में कोई बड़ी खामी निकल आए, तो वो इस फाइनल एग्जाम में फेल हो सकता है। तो ये है वो 4 स्तंभ: निष्पादन, निर्माण, अधिकार क्षेत्र और कानूनी औपचारिकताएं। जी। ये तो एक पूरा फ्रेमवर्क है। अब इन सिद्धांतों को एक असल मामले की कसौटी पर कसकर देखते हैं। नर्मदा देवी गुप्ता बनाम वीरेंद्र कुमार जायसवाल का केस, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था, मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये थी कि इस केस में निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले बिल्कुल उल्टे थे। ऐसा क्यों हुआ? जी, और यहीं से ये मामला एक कानूनी पहेली जैसा बन जाता है। हुआ ये था कि एक दस्तावेज को लेकर विवाद था। ट्रायल कोर्ट, मतलब निचली अदालत, ने इन सभी चारों स्तंभों को बारीकी से देखा और फैसला सुनाया कि ये दस्तावेज सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट गया, तो हाईकोर्ट ने एक बिल्कुल अलग नजरिया अपनाया। उन्होंने कहा कि चूंकि दूसरी पार्टी ने दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए दस्तावेज को सिद्ध माना जाना चाहिए। रुकिए, ये तो उसी आम धारणा की तरह लगता है जिससे हमने बात शुरू की थी। बिल्कुल। और ये उन सारे सिद्धांतों के खिलाफ भी जाता है जिनकी हमने अभी चर्चा की।
तो फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसे सही ठहराया? लेकिन उसके पीछे के कारण वही 4 स्तंभ थे। अच्छा। उन्होंने दिखाया कि इस खास मामले के तथ्यों पर वो चारों स्तंभ कैसे लागू होते हैं। तो इस खास मामले में वो चारों स्तंभ किसी तरह पूरे हो रहे थे जो शायद निचली अदालत को नहीं दिखे। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर गौर किया। पहली बात, वो दस्तावेज एक सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया था और उसे जारी करने वाले अधिकारी के पास पूरा अधिकार क्षेत्र था। ठीक है। तो हमारा अधिकार क्षेत्र वाला तीसरा स्तंभ मजबूती से खड़ा था। एक स्तंभ तो पक्का हो गया। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, विपक्षी पार्टी ने अपनी पूरी बहस में कभी भी ये आरोप नहीं लगाया कि उनके हस्ताक्षर धोखाधड़ी या जलसाजी मतलब फ्रॉड या फोर्जरी से लिए गए हैं। उन्होंने बस ये कहा कि दस्तावेज में लिखी बातें सही नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उनसे जबरदस्ती या धोखे से साइन करवाए गए। मतलब उन्होंने दस्तावेज की सामग्री को चुनौती दी, हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को नहीं। एकदम सही। इससे निष्पादन वाले पहले स्तंभ पर उनकी चुनौती बहुत कमजोर पड़ गई। अच्छा। तीसरी बात, उन्होंने दलील दी कि उनसे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। ये एक बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन वो इसके लिए कोई भी ठोस वजह या सबूत पेश नहीं कर पाए। अदालत का अगला सवाल होता है, आखिर आपने एक पढ़े लिखे व्यक्ति होकर खाली कागज पे साइन किए ही क्यों? इसका कोई भरोसेमंद जवाब उनके पास नहीं था। और अब आता है सबसे बड़ा दांव, जिसने केस का रुख पलट दिया। वो क्या था? वो था सबूत का भार, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ का सिद्धांत। बर्डन ऑफ प्रूफ कानून का एक बहुत पुराना और मजबूत नियम है। जैसे ही कोई पक्ष किसी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लेता है तो सबूत का भार पलट जाता है। हाँ, अब ये साबित करने की जिम्मेदारी उसी पक्ष पर आ जाती है कि वो दस्तावेज गलत, फर्जी या दबाव में क्यों बनवाया गया था। इसे शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। तो इस केस में जैसे ही उन्होंने हस्ताक्षर पर हाँ कहा, गेंद उनके पाले में चली गई कि अब वो साबित करें कि दस्तावेज गलत क्यों है। आपने बिल्कुल सही समझा। और वो पक्ष इस भार को उठाने में मतलब कोई ठोस सबूत पेश करने में पूरी तरह नाकाम रहा। अच्छा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए गए, धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं है और सबूत का भार उठाने में पार्टी नाकाम रही है, तो दस्तावेज को सिद्ध माना जाएगा। कमाल है। मतलब सिद्धांत एक ही है, लेकिन हर केस के तथ्य उसे लागू करने का तरीका बदल देते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर इस सारी जानकारी का असल जिंदगी में क्या मतलब है? एक आम इंसान या एक वकील इस ज्ञान का इस्तेमाल कानूनी कार्यवाही के दौरान कैसे कर सकता है? इसका इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया के हर मोड़ पर हो सकता है। सबसे पहले मुकदमे के दौरान, जब गवाह कटघरे में खड़ा हो और जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा हो। विरोधी पक्ष के दस्तावेज को कमजोर करने के लिए ये 4 स्तंभ आपके सबसे बड़े हथियार हैं। जैसे कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? एक अच्छा वकील सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि क्या ये आपके साइन हैं, वो पूछेगा क्या जब आपने इस 10 पन्नों के एग्रीमेंट पर साइन किए तो क्या आपने इसे पूरा पढ़ा था? आपको इसे पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया? 5 मिनट, 10 मिनट? अच्छा। क्या आपको इसके हर क्लॉज का मतलब हिंदी में या आपकी भाषा में समझाया गया था? उस समय कमरे में और कौन-कौन मौजूद था? हाँ, क्या दूसरा पक्ष आप पर जल्दी करने का दबाव बना रहा था? ये दस्तावेज किसने टाइप किया था? क्या इसे टाइप करते समय आपकी राय ली गई थी? ये सारे सवाल सीधे सीधे निष्पादन और निर्माण के स्तंभों पर चोट करते हैं। और अगर गवाह इन सवालों में उलझ गया तो दस्तावेज की साख पर सवाल उठ जाएगा, भले ही हस्ताक्षर असली हो। बिल्कुल। और फिर इसका इस्तेमाल होता है अंतिम बहस में। अच्छा। वकील जज साहब के सामने दलील दे सकते हैं, माय लॉर्ड, भले ही मेरे मुवक्किल ने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन जिरे से ये साफ हो चुका है कि निष्पादन की बाकी शर्तें पूरी नहीं हुईं। उन्हें दस्तावेज की पूरी जानकारी नहीं थी और उन पर अनुचित दबाव था। बिल्कुल। इसलिए सिर्फ हस्ताक्षर के आधार पर इस दस्तावेज को सिद्ध नहीं माना जाना चाहिए। क्या ये सिद्धांत सिर्फ बड़े-बड़े प्रॉपर्टी के सौदों पर ही लागू होता है या रोजमर्रा के छोटे-मोटे दस्तावेजों पर भी? ये हर तरह के दस्तावेजों पर लागू होता है और यही इसकी खूबसूरती है। चाहे वो किराए की एक मामूली रसीद हो, किसी को दिया गया उधार का प्रॉमिसरी नोट हो या कोई सरकारी सर्टिफिकेट, हर दस्तावेज को इन कसौटियों पर परखा जा सकता है और परखा जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार कोई भी कानूनी दस्तावेज सामने आए तो सिर्फ हस्ताक्षर देखकर अपनी राय बनाने से पहले उसकी पूरी जन्म कुंडली पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, वो बना कैसे, किसने बनाया, क्यों बनाया और किन हालात में उस पे हस्ताक्षर हुए। आपने एकदम सही सारांश दिया।
यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। तो आज के इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि कानूनी दुनिया में एक दस्तावेज की सच्चाई सिर्फ एक हस्ताक्षर से तय नहीं होती, बल्कि उसके बनने की पूरी प्रक्रिया, उसकी लिखावट, उसके पीछे की मंशा, उसे बनाने वाले का अधिकार और हस्ताक्षर करने वाले की स्वतंत्र इच्छा, ये सब मिलकर उसकी प्रामाणिकता की मजबूत इमारत खड़ी करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस सिद्धांत का एक दूसरा पहलू भी है, अच्छा, जो उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि किसी दस्तावेज को अदालत में चुनौती कैसे देनी है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि एक चुनौती रहित यानी आयरन क्लैड दस्तावेज बनाना कैसे है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये हमें सिर्फ बचाव करना नहीं, बल्कि सही निर्माण करना भी सिखाता है। जी। अगर आप कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट बना रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि निष्पादन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो। कैसे? दस्तावेज पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के साथ साथ कम से कम 2 स्वतंत्र और भरोसेमंद गवाहों के भी हस्ताक्षर करवाएं। ठीक है। दस्तावेज में एक लाइन जरूर लिखें कि इस दस्तावेज को सभी पक्षों ने अपनी अपनी भाषा में पढ़, समझ और स्वीकार कर लिया है। हो सके तो इस पूरी प्रक्रिया की एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लें। वाह! ये छोटे छोटे कदम भविष्य में उस दस्तावेज को किसी भी चुनौती से लगभग अभेद्य बना देते हैं। यानी कानून की नज़र में प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि अंतिम परिणाम। बिल्कुल। और यहीं से हम आज की चर्चा को भविष्य की एक बहुत बड़ी चुनौती से जोड़ सकते हैं। बताइए। जरा सोचिए, आज के डिजिटल युग में जहां हम वेबसाइट्स और ऐप्स पर बिना पढ़े आई एग्री बटन पर क्लिक कर देते हैं। हाँ, हम सब करते हैं। या 1 क्लिक से अपनी सहमति दे देते हैं, वहां समझकर हस्ताक्षर करने का ये सदियों पुराना कानूनी सिद्धांत कैसे लागू होगा? ये तो बहुत ही प्रासंगिक और थोड़ा डराने वाला सवाल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी कंपनी का डिजिटल लॉग फाइल, जिसमें ये दर्ज हो कि आपने किस माइक्रोसेकंड पर क्लिक किया था, ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आपने अपनी मानसिक सहमति और स्वतंत्र इच्छा से ऐसा किया? या ये भविष्य में कानूनी चुनौतियों का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलेगा, जहां लोग कहेंगे कि हाँ, मैंने क्लिक तो किया था, पर वो 20 पन्नों की टर्म्स एंड कंडीशंस कौन पढ़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले समय में ही मिलेगा। बिल्कुल। और वो जवाब हमारी डिजिटल जिंदगी की परिभाषा ही बदल सकता है।